विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों की। आदिकाल का संक्रमणकालीन साहित्य विषय वस्तुगत नाना प्रवृत्तियों एवं काव्य रूप संपदा के विविध पद्धतियों की दृष्टि से विविध मुख्य कथ्य एवं शिल्प विधान की दृष्टिकोण से इस काल का साहित्य अपने समकालीन संस्कृत साहित्य से निश्चय ही आगे रहा है। इसमें एक और जहाँ संप्रदायगत धर्म और वैराग्य का विवेचन हुआ है, वहाँ दूसरी ओर इसमें श्रृंगार रस की धारा अदम्य वेगमय वीरस की जीवंत धारा के साथ संवेद होती दिखाई देती है। साथ साथ इसमें जनमानस की आवश्यकता के पूर्तिपारक लोका अनुरंजनकारी साहित्य का भी प्रणयन हुआ है। राजाश्रय, लोकाश्रय और धर्माश्रय में प्रणीत आदिकालीन साहित्य के आगामी हिंदी साहित्य के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। आज हम चर्चा करेंगे शुरुआत राजनीतिक परिस्थिति से। भारतीय इतिहास का ये युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, गृह कलह और पराजय का युग है। एक और इस युग में जहाँ विदेशी आक्रमणकारी इस देश पर छाए रहे, वहाँ दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह भी देश को खोखला कर रही थी। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात मानो इस देश में उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और राज सत्ता डामाडोल हो गई। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार मीर भोज ने उसे फिर समेटा और सुव्यवस्था का केंद्र बनाया। दक्षिण में राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को संभाल रखा था। इधर अरब में नवोदित इस्लाम ने सुदूर पश्चिमी एशिया और पश्चिम और पूर्व में अपने पैर पसारने चाहे। भले ही उसने बात में मध्य एशिया और पश्चिम को रोंद और कुचल डाला हो, पर अफगानिस्तान से आगे नहीं बढ़ सका था। अफगानिस्तान तब भारत का एक अंग था। अब मुसलमानों ने सिंध पर प्रवेश द्वार बनाना चाहा और 710-711 में मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में सिंध पर धावा बोला गया। सिंध का राजा दाहिर और उसका पुत्र तिल भूमि के लिए लड़े, परंतु अंत में हार गए। इस पराजय का कारण स्पष्ट है। वहाँ के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर की सहायता नहीं की। उसे असंतुष्ट होकर उस युद्ध में केवल उदासीनता ही नहीं दिखाई, बल्कि आक्रमणकारियों का साथ दिया और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस देश को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार सिंध के बौद्धों का आक्रमण के समय उनके ब्राह्मण राजा साथ न देना भी इस मनोवृत्ति का सूचित करता है। इस घटना से जनता के शासन में उदासीनता और राजनीतिक चेतना का कमी का पता चलता है। फिर 739 ईस्वी में तत्कालीन अरब सेनापति ने सिंध में कच्छ, मारवाड़, उज्जैन, उत्तरी गुजरात पर आक्रमण करके भारत में प्रवेश किया। वहाँ चालुक्य सेनापति ने अरब सेना का पूर्णतः संहार किया। अरब सिंध तक सीमित रहे। 9वीं शताब्दी में वहाँ छोटे छोटे राज्य सरदारों के रह गए। 9वीं शताब्दी में मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उस समय वहाँ शक्तिशाली राज्य थे। उन्होंने कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का विशिष्ट स्थान है। उत्तर भारत में 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रतिहारों का राज्य बना रहा, फिर भी उसे दूर के प्रांत स्वतंत्र हो गए। नए राज्यों में विशिष्ट चेदी वंश, मालवा, गुजरात, सांबर और गौड़ ये मुख्य रूप से शासक थे। 9वीं शताब्दी में बुखारा के तुर्क आक्रमणकारियों के डर से हिंदू राजाओं ने काबुल में डटकर मुकाबला किया। कुछ समय के पश्चात वहाँ के वो स्वामी भी हो गए। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनी ने महमूद गजनवी के साथ भारत पर आक्रमण किया। उक्त शाही राज्य में बड़ी कठिनता से जीता, किंतु पंजाब और कांगड़ा अपने अधिकार में ले लिए। कन्नौज को भी बहुत बुरी तरह से लूटा गया। सौराष्ट्र पर चढ़ाई करके सोमनाथ के मंदिर पर अपार धनराशि लूटी गई। जिन दिनों में महमूद के उत्तरी भारत में आक्रमण हो रहे थे, उन दिनों दक्षिण में चोल राजा राजेंद्र पूर्व ने अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। उसने उड़ीसा के कर्ण प्रताप से युद्ध किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र और कांगड़ा के तुर्क आधिपत्य का अंत कर दिया। यदि चोल राजा राजेंद्र विदेशी आक्रांता महमूद गजनी के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता, तो निश्चय ही भारत की भूमि या भारत पर महमूद गजनवी प्रवेश नहीं कर पाता। 11वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर
अजमेर में चौहान और कन्नौज में गाहड़वाड़ वालों की शक्तिशाली राज्य थे। 1150 में अजमेर के विशल देव चौहान ने तोमरों से दिल्ली ले ली और हाँसी से लेकर हिमालय तक उसका राज्य फैला लिया। पंजाब से भी तुर्कों को पीछे धकेला। गजनी ने तुर्कों का अंत करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत जीतने की ठानी। कई बार हार का भी मुंह देखना पड़ा। अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय विदेशी आक्रमण के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं था। तब गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसकी सेना अजमेर के पश्चिमी सीमा आबू तक जाकर लौट आई। गोरी को रोकने का खूब प्रयास हुआ, जिसमें कई विदेशी राजाओं ने भी उनका साथ दिया। कन्नौज का राजा जयचंद ने षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया और मारा गया। फिर कन्नौज और कालिंजर का पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हुई और सनेस ने उसका विस्तार होता गया। राजनीतिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण के पश्चात ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं ने अपना राज्य फैलाने की लालसा लिए अनेक वीर थे, किंतु आक्रमण के समय उनमें पड़ोसी राज्य के प्रति उदासीन रहे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। उनमें 10-5 गांवों को एक राष्ट्र समझते रहे। व्यापक रूप से समूचे भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। यही कारण है कि व्यक्तिगत वीरता होते हुए भी वे पराजित हुए। यदि सम्मिलित रूप से विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना होता तो निश्चय ही भारत का मानचित्र आज कुछ और होता। उस समय सामंत का बोलबाला था। राजा इस सर्वोपरि सत्ता के प्रति सत्ता का मुख्य समझा जाता था और उचित अनुचित आज्ञा पर मर मिटना उसका धर्म समझा जाता था। जनता में राजनीतिक चेतना का बिल्कुल कमी हो चुकी थी और वह अंतःकलह, ईर्ष्या और द्वेष से बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का ये काल पतन का काल ही कहा जाना चाहिए। दूसरी परिस्थितियाँ यदि हम विचार करें तो वो है सामाजिक परिस्थितियाँ। जिस युग में धर्म और राजनीति की हीन दशा हो उसमें उच्च सामाजिकता का विशेष आशा नहीं की जा सकती। अब जाति, गुण और कर्म के आधार पर नहीं होकर के वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी। एक जाति की अनेक उपजातियाँ होने लगी। छुआछूत का नियम भी बहुत कड़े हो गए। हिंदू जाति की पाचन शक्ति का लगभग पतन हो चुका था। अल बरूनी ने इस संबंध में लिखा है कि उन्हें हिंदुओं की इस बात की इच्छा नहीं होती थी कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध करके फिर से ले लें। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। उस समय सामंती वीरता, वंश कुलीनता का बोलबाला था। राजपूत जाति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी वीरता और आत्मोत्सर्ग। राजपूत नारियां भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रही। जोर उनके आत्म बलिदान और शौर्य की प्रतीक थी। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक अन्य सामाजिक विशेषता थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी कभी स्वयंवर जैसे पवित्र धार्मिक कृत्यों पर भी खून की नदियां बह जाया करती थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्त और ईमानदार थे, किंतु वे कूटनीति और दूरदर्शी नहीं थे। जहाँ उन्हें युग के प्रति रुचि थी वहाँ उनमें भोगविलास के प्रति भी खूब आकर्षण था। उस समय के जन सामान्य के मनोबल की कमी थी। तत्कालीन काव्यों के अध्ययन से इस बात का सामाजिक दशा के पतन का पता चलता है। राजाओं का जीवन विलासमय था। ऐश्वर्य के साथ वे रहा करते थे। अंतःपुर में अनेक पत्नियां, उपपत्नियां और रक्षिताओं के साथ रंगरेलियों में उनका समय बीता था। राजा बहुपत्निक थे। राजकुमारों में राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्यों, नाटक, कामशास्त्र, गणित, नवरस, मंत्र, तंत्र और वशीकरण आदि नाना विधियों की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री के संबंध में उस समय समाज की धारा में कोई उच्च स्थान नहीं था। उसे केवल भोग और विलास की सामग्री समझा जाता था। विशलदेव रासो की नायिका के करुण क्रंदन के कदाचित मध्ययुगीन रसिक पुरुष की वासना से अभिभूत तत्कालीन नारी समाज का चित्कार ध्वनित होता है। तीसरी परिस्थितियों पर यदि हम विचार करें तो धार्मिक परिस्थितियाँ। इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म के अत्यधिक आघात पहुँचा। अब तंत्र, मंत्र और यंत्र की सिद्धियों के चक्कर में पड़ करके रह गया। उन्होंने महायान, वज्रयान, मंत्रयान आदि अनेक रूप धारण किए। इन संप्रदायों का व्यवहारिक